है कि भिवंडी वेस्ट से किसने भरा है फॉर्म, भिवंडी ईस्ट से किसने फॉर्म भरा है, कौन से उम्मीदवार ऐसे जो कि वाकई में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, कौन से उम्मीदवार ऐसे जो कि सिर्फ जिन्हें स्पॉन्सर किया गया है और कौन से उम्मीदवार ऐसे हैं जो सिर्फ डमी है। भिवंडी वेस्ट में कुल 45 नॉमिनेशन आए जिसमें से आज स्क्रूटनी हुई और स्क्रूटनी के अंदर 10 नाम रिजेक्ट हो गए। अब महेश चौगले ने खुद एक्सेप्ट किया कि मेरी लड़ाई जो है वो है सिर्फ और सिर्फ विलास पाटिल से है। आपकी सीधी लड़ाई किस पार्टी? विलास पाटिल से। विलास पाटिल यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, हालांकि कैंडिडेट है जहाँ पे नॉन मुस्लिम और मुस्लिम दोनों का भी उन्हें सपोर्ट है। और तीसरे नंबर पे नाम है रियाज आजमी का, कि दयानंद चौरगे जो है वो कितना जोर लगाते हैं, कितना फाइट करते हैं, कितना दमखम के साथ में जो है इस चुनाव को लड़ते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि ये जो पार्टी है इसको सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही वोट करते हैं। हालांकि मोमिन भी जो है वो ये नज़र आ रहा है कि वो भी जो है वोट बांटने में किसी न किसी का हाथ बटाएंगे। खालिद गुड्डू भिवंडी शहर के लिए बहुत बड़ा नाम है। तो 3 नाम ऐसे जैसे कि तला मोमिन, खालिद गुड्डू और याकूब शेख के भिवंडी ईस्ट में 30 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। नाम है रईस शेख का जो कि खुद सिटिंग एमएलए है। जाता है कि रईस शेख अगर भिवंडी वेस्ट में किसी का साथ दे देंगे, किसी को सपोर्ट कर देंगे तो हो सकता है कि उनके 20-25 हज़ार वोट ऐसे ही बढ़ जाए। संतोष शेट्टी जो ऐसा नाम है कि ये महायुति से आ रहे हैं तो जितने भी वोट है तो ये वन साइडेड जो है संतोष शेट्टी को मिलने वाले हैं। तो रईस शेख के लिए इतना आसान नहीं होगा कि ये आसानी से अपना इस बार चुनाव को जीत जाए। रईस शेख कमज़ोर पड़ेंगे तो संतोष शेट्टी जो है वो बाजी मार जाएंगे। क्या आप दिवाली में सोन पापड़ी से बोर हो चुके हैं तो इन त्योहारों में अपने चाहने वालों को दीजिए कस्टमाइज गिफ्ट हैम्पर बाय हैप्पी शॉप। यहाँ आपको हर बजट और साइज के हिसाब से गिफ्ट हैम्पर बनकर मिल जाएंगे। ब्यूटीफुल कंटेनर विद अट्रैक्टिव गिफ्ट रैपिंग फॉर बल्क ऑर्डर्स एंड कॉर्पोरेट ऑर्डर्स प्लीज विजिट हैप्पी शॉप। हैप्पी शॉप जाने जाते हैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स और प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स के लिए। तो एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाइज में आप सभी का स्वागत है। कल 29 तारीख हो चुकी, 29 अक्टूबर को असेंबली इलेक्शन का फॉर्म भरने का आखिरी तारीख थी, आखिरी डेट थी। और उसके बाद में बहुत सारा डेटा सामने आया है कि भिवंडी वेस्ट से किसने भरा है फॉर्म, भिवंडी ईस्ट से किसने फॉर्म भरा है और इसमें से कौन से उम्मीदवार ऐसे जो कि वाकई में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, कौन से उम्मीदवार ऐसे जो कि सिर्फ जिन्हें स्पॉन्सर किया गया है और कौन से उम्मीदवार ऐसे हैं जो सिर्फ डमी है। तो इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भिवंडी की जनता है, जो भिवंडी की आवाम है वो जागरूक हो जाए और किसी के बहकावे में ना आए, किसी के क्या कहेंगे जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं या तो फिर जो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं या तो फिर जो लोगों को बहकाना चाहते हैं, जो लोगों को भड़काना चाहते हैं, तो वो उनसे बचे, उनसे सावधान रहे। और इसीलिए जो है ये आज का हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भिवंडी वेस्ट से। भिवंडी वेस्ट में कुल 45 नॉमिनेशन आए जिसमें से आज स्क्रूटनी हुई और स्क्रूटनी के अंदर 10 नाम रिजेक्ट हो गए। हालांकि जो 45 नॉमिनेशन है उसमें से किसी ने 2 बार भरा है, किसी ने 3 बार भरा है। तो इस तरह से जो है वो मिला जुला कर जो है वो मात्र जो है वो 22 नाम थे और 22 नाम में से जो है कुछ नाम रिजेक्ट हो गए, कुछ नाम बाकी रह गए। लेकिन हम सभी के नाम नहीं बताएंगे, उनके नाम जो है आपकी स्क्रीन पे है। आप उन नामों को जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आज हम कुछ नामों पे चर्चा करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे नाम हैं जो कि वाकई में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। तो भिवंडी वेस्ट की अगर हम बात करें तो भिवंडी वेस्ट में सबसे पहले जो सिटिंग एमएलए है महेश चौगले का नाम है, जो कि एक आदमी जब एक बार एक जगह जीत जाता है, एक सीट जीत जाता है तो वो ये नहीं चाहता कि मैं उसको दोबारा हार जाऊं। तो वो डेफिनेटली मतलब 99% ऐसा होता है कि जो सिटिंग एमएलए या तो सिटिंग कैंडिडेट जो होता है वो दूसरी बार सेम कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटेस्ट करता ही करता है। तो एक महेश चौगले है। इसके बाद में उनके कॉम्पिटिटर मतलब महेश चौगले ने खुद एक्सेप्ट किया कि मेरी लड़ाई जो है वो है सिर्फ और सिर्फ विलास पाटिल से है। आपकी सीधी लड़ाई किस पार्टी? विलास पाटिल से। तो विलास पाटिल यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। हालांकि उन्हें कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, कांग्रेस का टिकट मिलता तो शायद हो सकता है कि चुनाव का जो एक खेल होता है वो कुछ और होता था। लेकिन अभी फ़िलहाल वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं।
क्योंकि महेश चौगले के बाद में विलास पाटिल एक ऐसे कैंडिडेट है जहाँ पे नॉन मुस्लिम और मुस्लिम दोनों का भी उन्हें सपोर्ट है। और यहाँ पे जो है सेकुलर वोट गिरने वाले हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी धर्म की राजनीति नहीं होगी, धर्म की बात नहीं होगी, जो बात होगी वो डेवलपमेंट पे होगी। तो एक तरफ महेश चौगले, दूसरी तरफ जो है विलास पाटिल है, तो ये काफ़ी कड़ी टक्कर में। तीसरे नंबर पे नाम है रियाज आज़मी का। ये पिछले कई सालों से जो है भिवंडी वेस्ट के इलाके में मेहनत कर रहे हैं और ये इनका एक ही मकसद है कि लोग शिक्षा में, एजुकेशन में जो है सक्षम हो जाए और जो लोगों के डॉक्यूमेंटेशन है वो सही हो जाए। क्योंकि जब CA NRC की जब बात आई थी तो सबसे पहले ये बताया गया था कि आपके डॉक्यूमेंट पूछे जाएंगे तो आपके पास में क्या डॉक्यूमेंटेशन है। इसके बाद में रियाज आज़मी ने एक मुहिम छेड़ी और तकरीबन 70 से 80 हज़ार लोगों के जो डॉक्यूमेंट है उसको सही कराने का काम इन्होंने किया है। तो ये जो है भिवंडी वेस्ट से काफ़ी स्ट्रॉन्ग दावेदार है और भिवंडी वेस्ट में जो है हो सकता है कि ये एक अच्छी लड़ाई मेरे अच्छे क्या बोलते हैं विजय और बहुत टफ फाइट देने वाले हैं। तो ये जो 3 लोग हैं, अब इसमें चौथा एक नाम ऐड हो गया है दयानंद चोरगे का। दयानंद चोरगे काफ़ी सरप्राइजिंग है क्योंकि कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि दयानंद चोरगे को जो है उनको कांग्रेस की तरफ से टिकट मिल जाएगा। अब कांग्रेस की तरफ से जब टिकट मिल गया तो महाविकास आघाड़ी के जो है वो उम्मीदवार बन गए हैं और इसके बाद में जो है यहाँ पे फाइट जो है थोड़ी सी और टफ हो गई है। जब जहाँ पे 3 कैंडिडेट थे तो वहाँ पे चौथा एक आ गया दयानंद चोरगे और इनको भी जो है कोई कमज़ोर ना समझे क्योंकि महाविकास आघाड़ी ने फिलहाल लोकसभा में का अच्छा प्रदर्शन किया था। अब दयानंद चोरगे जो है महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट बनके भिवंडी वेस्ट से आए। हालांकि वो भिवंडी वेस्ट में नहीं रहते, भिवंडी ईस्ट में नहीं रहते, वो रहते हैं भिवंडी ग्रामीण में। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की निष्ठावान, जो पार्टी के साथ में जो निष्ठावान थे उस वजह से जो है उन्हें ये मौका मिला है, ये संधि मिली है कि वो इस इलेक्शन को कंटेस्ट करें। तो अब देखना ये है कि दयानंद चोरगे जो है वो कितना जोर लगाते हैं, कितना फाइट करते हैं, कितना दमखम के साथ में जो है इस चुनाव को लड़ते हैं। दोस्तों अब इसके बाद में जो है एक बड़ा नाम है वो है वारिस पठान का। वारिस पठान जो है ये भाईकल्ला से 2014 में इलेक्शन जीते थे और 2019 में इन्होंने दोबारा कंटेस्ट किया लेकिन वो इलेक्शन हार गए थे। अब वो हारने की क्या वजह थी और जीतने के बाद में वो अपनी सीट को क्यों सस्टेन नहीं कर पाए, क्यों उसको मेंटेन नहीं कर पाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। भिवंडी के अंदर आने के बाद में क्या भिवंडी की जनता उन्हें सपोर्ट करेगी? क्योंकि जो उनका सिंबल है, जो उनकी पार्टी है वो है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी कि ये जो पार्टी है इसको सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही वोट करते हैं। हालांकि बात करते हैं सेकुलरिज्म की, हालांकि इन्होंने कई कैंडिडेट भी उतारे हैं नॉन मुस्लिम, लेकिन उसके बावजूद जो है ये मुसलमानों की आवाज़ मानी जाती है और असदुद्दीन ओवैसी जो है हमेशा मुसलमानों के हित में बात करते हैं और इसीलिए जो है कहीं ना कहीं मुसलमान के नाम से ये पार्टी जुड़ी हुई है और मुसलमान जो है इस पार्टी को देखते हैं। बाकी के लोग जो है इस पार्टी की तरफ ज़्यादा वो लोग तवज्जो नहीं देते या तो फिर इसको वोट करने की नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा समीकरण बिगड़ता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम वोट जो है वो बंटने की बात जो है यहाँ पे आती है। सबसे पहले ये कैंडिडेट मतलब जब हम 4 की बात कर चुके हैं तब 5वें में जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है इस कैंडिडेट के ऊपर अगर हम आते हैं तो कहीं ना कहीं वोट बंटने की बात जो है यहाँ पर शुरू होती है। अब इसके बाद में फिर दूसरा नाम है तला मोमिन का। तला मोमिन ने काफ़ी मेहनत की थी ताकि उन्हें आमदार की टिकट मिल जाए, कांग्रेस से टिकट मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो विफल रहे और अब उन्होंने जो है इंडिपेंडेंटली अपना फॉर्म भरा है। कल हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने यही कहा कि पार्टी अगर बोलती है तो 4 तारीख से पहले हम हमारा नाम पीछे ले लेंगे और अगर हाईकमांड नहीं चाहेगी तो हम उसको इलेक्शन को इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक मुस्लिम कैंडिडेट हो गया और जब वो इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं तो पार्टी का सपोर्ट नहीं होगा, तो किसी भी पार्टी का अगर सपोर्ट नहीं होगा तो पार्टी से हट कर जो है उन्हें वोट नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है तला मोमिन भी जो है वो ये नज़र आ रहा है कि वो भी जो है वोट बांटने में किसी न किसी का हाथ बटाएंगे। और अब अगला नाम जो है वो है खालिद गुड्डू। जी हाँ दोस्तों, खालिद गुड्डू भिवंडी शहर के लिए बहुत बड़ा नाम है और जैसे ही उनकी खबर मिली कि वो आ रहे हैं तो काफ़ी शहर के अंदर पूरे जो है सनसनी फैल गई। अब इसमें मुझे हंसी क्यों आ रही है आप लोग समझ सकते होंगे। तो यहाँ पर खालिद गुड्डू ने भी कड़ी कोशिश की थी कि उन्हें MIM का टिकट मिल जाए, लेकिन तो AIMIM की पॉलिसी ऐसी है कि अगर कोई जेल में है तो वो उन्हें टिकट नहीं देते हैं। हालांकि जेल से कंटेस्ट करने का कानून हमारे संविधान में है, वो लड़ सकते हैं, लेकिन AIMIM ने उन्हें टिकट नहीं दिया। लास्ट मोमेंट तक जो है वो जिद्दोजहद करते रहे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली, मतलब उनके लोग जिद्दोजहद करते रहे, उनको टिकट नहीं मिली। तो अब वो उन्होंने इंडिपेंडेंटली फॉर्म भरा है। मतलब अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर खालिद गुड्डू साहब को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि अगर MIM
एमआईएम का टिकट नहीं मिला तो भी उन्हें इंडिपेंडेंटली ही खड़ा होना है और ये इलेक्शन लड़ना ही है। पिछली बार उन्होंने जो है एमआईएम के टिकट पे चुनाव लड़ा था, हालांकि सिंबल नहीं था, बैड सिंबल था उनका, तो उन्हें 44,000 वोट मिले थे। तो अब इस बार एमआईएम का तो सपोर्ट वारिस पठान को चला जाएगा, तो खालिद गुड्डू के हाथ में क्या आएगा, किस तरह से, तो ये जो है देखने वाली बात है कि क्या खालिद गुड्डू जो है कुछ वोट बांटेंगे या कुछ वोट काटेंगे, उन्हें कितने वोट मिलते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। तो अगले नाम पे हम चलते हैं याकूब शेख। याकूब शेख जो है ये समतनगर के नगर सेवक है, उनकी माँ है नगर सेवक, तो उनके जो है काफ़ी समर्थक है, काफ़ी युवा फैन फॉलोइंग है याकूब शेख की, लेकिन वो उन्होंने भी एमआईएम का टिकट मांगा था लेकिन उन्हें नहीं मिला। अब उन्होंने भी जो है इंडिपेंडेंटली फॉर्म भरा है। तो दोस्तों अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर ऑब्जर्व करें तो 3 नाम ऐसे जैसे कि तला मोमिन, खालिद गुड्डू और याकूब शेख, ये समतनगर के ही एरिया में आ रहे, एक ही सराउंडिंग में आते हैं। ये मतलब 300 मीटर के ही दायरे में इन तीनों की ऑफिसेस है, इनके घर है। तो समतनगर को जो है एक अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी बना दिया जाए, इस तरह से अगर हम देखा जाए तो। हालांकि डेमोक्रेसी लड़ने का हक सभी को है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये जो नाम दिख रहे हैं तो ये सब नाम जो ऐसा लग रहा है कि एक ही एरिया से खड़े किए जा रहे हैं ताकि जो मुसलमान वोट है उनका बंटवारा हो जाए। इस तरह से क्या राजनीति हो रही है या फिर ये वाकई में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं, तो ये नामें जो है इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बाकी जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे डमी हैं, तो वो कंटेस्ट करने नहीं वाले, वो सिर्फ जो जिन्होंने उन्हें फॉर्म भरवा है वो अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। अब आते हैं भिवंडी वेस्ट की तरफ, भिवंडी ईस्ट की तरफ आते हैं। तो भिवंडी ईस्ट के अंदर भी बहुत अच्छा समीकरण बैठा है, और वो क्या है हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में, कि भिवंडी ईस्ट में 30 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है और 30 कैंडिडेट में अभी तक इनकी स्क्रूटनी नहीं हुई है, तो 30 नॉमिनेशन आए हैं। अब उसमें से एक्चुअल कैंडिडेट कितने हैं वो बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो जीतने वाले कैंडिडेट या तो जो लड़ने वाले कैंडिडेट हैं हम उनकी बात करेंगे, उसके बाद में कुछ स्पॉन्सर कैंडिडेट है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला नाम है रईस शेख का, जो कि खुद सिटिंग एमएलए है, और उनकी चर्चा मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी है, भिवंडी में ही नहीं, भिवंडी ईस्ट में ही नहीं, भिवंडी वेस्ट में भी काफ़ी चर्चा है उनकी। भिवंडी वेस्ट में जब हम सर्वे करने आते तो लोग बोलते हैं कि हमको यहाँ पे रईस शेख चाहिए, तो ये समझ में आता है कि रईस शेख अगर भिवंडी वेस्ट में किसी का साथ दे देंगे, किसी को सपोर्ट कर देंगे, तो हो सकता है कि उनके 20-25 हज़ार वोट ऐसे ही बढ़ जाए। तो ये एक रईस शेख का जो है बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। उसके बाद में संतोष शेट्टी जो ऐसा नाम है कि ये महायुति से आ रहे हैं, तो महायुति के जितने भी वोट है, मतलब शिवसेना, शिंदे गुट और साथ में बीजेपी, ये इनके जितने भी वोट है तो ये वन साइडेड जो है संतोष शेट्टी को मिलने वाले हैं। तो रईस शेख के लिए इतना आसान नहीं होगा कि ये आसानी से अपना इस बार चुनाव को जीत जाए, क्योंकि पिछली बार भी उन्हें काफ़ी मुश्किल पड़ी थी, 1300 वोट से उनकी जीत हुई थी। तो अब इस बार भी जो है उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि और कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है उनके सामने अभी तक के उभर कर नहीं आया। हो सकता है कि बीच में कोई एक नाम आ जाए, हम आगे बात करेंगे इसकी, लेकिन संतोष शेट्टी जो है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। सिर्फ ये एक बात नहीं है, क्योंकि दूसरी बात ये भी है कि संतोष शेट्टी ने लगातार जो है अपने इलाकों में और दूसरे इलाकों में भी काफ़ी काम किया है, और उनकी चर्चा है कि हो सकता है कि अगर कहीं ना कहीं रईस शेख कमज़ोर पड़ेंगे तो संतोष शेट्टी जो है वो बाजी मार जाएंगे। अब अगला नाम है यहाँ पे रुपेश म्हात्रे का। दोस्तों रुपेश म्हात्रे भिवंडी शहर के अंदर काफ़ी बड़ा नाम है अगर राजनीति की बात करें, क्योंकि रुपेश म्हात्रे 10 साल तक के इन्होंने जो है एज ए एमएलए सर्व किया है लोगों को, मतलब आमदार थे 10 साल और शिवसेना से आमदार थे। इस बार महा विकास आघाड़ी होने की वजह से जो है अब तक का उनको टिकट नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने एक फॉर्म भरा है यूबीटी शिवसेना से, लेकिन उसकी स्क्रूटनी नहीं हुई, उन्हें बी फॉर्म अब तक के मिला नहीं। इसकी हमें अब तक की जानकारी नहीं कि उन्हें बी फॉर्म मिला है करके, क्योंकि समाजवादी ने वेस्ट के अंदर अलायंस तोड़ा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी जो है शिवसेना अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। तो अगर रुपेश म्हात्रे जो है ये खड़े होते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं महा विकास आघाड़ी के जो वोट है वो रईस शेख के बढ़ जाए। ये एक चैलेंज उनको फेस करना पड़ेगा। आगे चलते तो अगले कैंडिडेट है हमारे मनोज गुलवी जो है ये एमएनएस के कैंडिडेट है, और एमएनएस के कैंडिडेट कहीं ना कहीं ये महायुति को सपोर्ट कर रहे थे लोकसभा में। अब यहाँ पे जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं।
तो MNS के नाम पर कितने वोट पड़ेंगे और कितने लोग, मतलब क्या ये जीत सकते हैं, अगर जीतने के इनके चांसेस अगर हम आकलन में लगाए तो इनके 10 से 12% चांसेस जीतने के हैं, उससे ज़्यादा चांसेस नहीं है अगर MNS की हम बात करें, क्योंकि भिवंडी शहर के अंदर MNS का उतना वर्चस्व नहीं है। हाँ, इन्होंने काम काफ़ी किया है, टोरेंट पावर को इन्होंने जो है नाको चने चबाए है, लेकिन इसके बावजूद जो है अगर जनाधार देखा जाए तो MNS का उतना जनाधार नहीं है। अगला नाम है इमरान शेख का। इमरान शेख MIM से ट्राई कर रहे थे, AIMIM से उन्होंने फॉर्म भरने की बात की थी। जो इमरान शेख, उनकी एक दक्खन सोसाइटी है जिसके मार्फत वो सोशल काम करते हैं और अभी तक उनका जो है पॉलिटिकल अपीयरेंस इतना स्ट्रांग नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने इस बार फॉर्म भरा है, एक इंडिपेंडेंटली भरा है और एक MIM के मार्फत भरा है। हालांकि MIM ने अब तक के भिवंडी ईस्ट के अंदर किसी को भी फॉर्म नहीं दिया, किसी को भी AB फॉर्म नहीं दिया है। इसकी वजह क्या हो सकती है? हो सकता है कि इसकी वजह ये होगी कि वो रईस शेख को ही प्रमोट कर रहे हैं, ये हो सकता है। और या तो फिर ये हो सकता है कि उनको अभी तक के इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ना मिला हो जैसा वो चाहते हैं। भी आप लोग समझ रहे होंगे, कमेंट में बताएंगे कैसा वो कैंडिडेट चाहते हैं जो नहीं मिला उनको। तो इमरान शेख जो है अब ये कितनी ताकत लगा के फाइट लड़ेंगे इंडिपेंडेंटली, ये देखने वाली बात होगी। और कितने वोट ये जो है डिस्टर्ब करेंगे, या तो कितने वोट ये लेंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये एक बहुत बड़ा विषय है, मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इमरान शेख जो है कितना डैमेज कर सकते हैं रईस शेख को, क्योंकि एक ही कम्युनिटी के हैं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत डैमेज हो। अब इसके बाद में एक नाम है रफ़ीक मुल्ला का। रफ़ीक मुल्ला जो है वो भी MIM के कैंडिडेट, मतलब MIM पार्टी से थे और उन्होंने भी जो है मांग की थी कि मुझे MIM का टिकट मिल जाए, लेकिन उन्हें भी जो है AB फॉर्म नहीं मिला। उन्होंने 2 फॉर्म भरे, एक खुद का इंडिपेंडेंट भरा है और उन्होंने एक खुद के क्या बोलते हैं MIM पार्टी से भरा है। तो अब यहाँ पे AIMIM ने जो है, मैंने बताया जिससे पहले ही कि उन्हें उनका जैसा वो चाहते हैं वैसा उम्मीदवार नहीं मिला है, इसलिए उन्हें भी AB फॉर्म नहीं मिला है। लेकिन रफ़ीक मुल्ला भी क्या डैमेज करेंगे, कुछ वोट्स खाएंगे, क्योंकि भिवंडी की राजनीति में ये बहुत ही नया नाम है और इतना नया नाम है कि हो सकता है कि इन्हें शायद उनके इलाके के अलावा जो है कुछ लोग ही जानते हो, और इसलिए जो है अब ये खड़े हुए तो पता नहीं कितना डैमेज करेंगे, कितने वोट जो है ये काटेंगे, ये एक सोचने वाली बात है। अब हम आगे चलते हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जो कि परशुराम पाल, ये एक पत्रकार है और इन्होंने फॉर्म भरा है। अभी तक हमारी इनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इनके फॉर्म भरने की क्या मंशा है, क्या है। डेमोक्रेसी भर सकते हैं लड़ सकते हैं, लेकिन किन मकसद से भरा है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, ये हम उनसे बात करके बताएंगे। और एक नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, वो है इस्माइल रंगरेज, जो कि इस्माइल मिर्ची के नाम से जाने जाते हैं और ये वार्ड नंबर 9 के नगर सेवक थे, जिन्होंने शोएब गुड्डू के खातिर इस्तीफ़ा दे दिया था अपने नगर सेवक पद से। हालांकि उनकी वाइफ थी उस वक्त में नगर सेविका, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। अब इस्माइल मिर्ची ने जो है फॉर्म भरा है आमदार का भिवंडी ईस्ट से। तो अब ये क्यों भरा है? क्योंकि अब तक ना प्रचार में आए हैं वो और ना ही किसी क्या बोलते हैं, ना किसी लाइमलाइट में आए हैं कि मैं भी भावी आमदार हूँ करके। तो अचानक उन्होंने फॉर्म भरा है। तो अब ये क्या डमी फॉर्म भरा है या तो फिर कुछ डैमेज करने के लिए फॉर्म भरा है, ये तो उनसे मिलकर ही मालूम पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में जो है ये सारे समीकरण नज़र आ रहे हैं सॉरी। और ये जो नाम हमने भिवंडी ईस्ट के बताए, ये सब जो है स्क्रूटनी के पहले वाले नाम है। हो सकता है अगर आज स्क्रूटनी हो जाए तो समझ में आएगा कि कौन से रिजेक्ट हुए और कौन से बाकी है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि ऐसे कौन से उम्मीदवार हैं जो कि वाकई में लड़कर जीत सकते हैं, या तो फिर उनके जीतने के कुछ % चांसेस है, कुछ हद तक चांसेस है, और कौन से कैंडिडेट है जिन्हें स्पॉन्सर किया गया। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।